केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। इस बात को आज हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल। बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे भी जाते हैं। और जैसा कि मैं पीछे भी डिस्कशन जो किया था लास्ट टर्न पे, वहाँ पर हमने आपको देखा जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताया था, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी के कुछ कैरेक्टर भी बताया था। फिर ग्राफ के बेस पर कोई रिएक्शन का ग्राफ दिया हो, उससे हम डेल्टा एच निकाल लेते हैं, इंथैल्पी चेंज या हीट चेंज, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच फ्रॉम ग्राफ। और ग्राफ दो तरीके का बना के दिखाया भी था, एक एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक की सारी क्राइटेरिया बताई थी कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन यदि है तो उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट से। फिर बहुत सारी बातें थी, खैर वहाँ पे डिस्कशन किया था। फिर मैंने एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात किया, वहाँ पे बहुत सारी बातें डिस्कशन की कि फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी कि बैकवर्ड की ज़्यादा होगी, फॉरवर्ड रेट ज़्यादा होगा कि बैकवर्ड का रेट ज़्यादा होगा, HR ज़्यादा होगा कि HP ज़्यादा होगा। ये सब डिस्कशन करा था डिटेल। ठीक है, अब आइए, हाँ, हम आज जो डिस्कशन करेंगे, ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। जैसा कि मैं जहाँ तक पीछे जाके यदि आप ध्यान से जो है लेक्चर यदि पढ़े होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जब मैं फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में डिस्कशन किया था तो हमने एक बात बोला था कि रेट कांस्टेंट जो होता है वह 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो बताया था टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, दूसरा मैंने बताया था कैटलिस्ट के एडिशन से, और तीसरा बताया था नेचर ऑफ रिएक्टेंट। 3 ऐसे फैक्टर थे जिस पर कि रेट कांस्टेंट डिपेंड करता था। उसके बाद हमने वे कौन से फैक्टर हैं जो रेट कांस्टेंट को प्रभावित नहीं करते, ये भी बताया था। फिर उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है। यदि स्पेशली जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है तब बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वह रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। यदि रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल उन्हीं 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है जिस पर कि रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। ये सब पूरा डिस्कशन मैंने पीछे करा है। आज हम बात करते हैं, देखिए एक उसमें कॉमन बात बताया था, टेम्परेचर जो था वह रेट कांस्टेंट को भी परिवर्तित कर देता था और रेट ऑफ रिएक्शन को भी परिवर्तित कर देता था। मतलब टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जो कि रिएक्शन के रेट को भी या कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है और रेट कांस्टेंट, ये दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट के है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो आज हेडिंग है बेटा ये है कि इफेक्ट ऑफ, लगभग ये चैप्टर का आखिरी देखा जाए तो आर्टिकल है। इसके बाद फिर हम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगवाएंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन rate of reaction and rate constant। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को एक्सप्लेन करूंगा बेटा। रेट कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलिए तो आइए जरा से एक एक करके भी देखेंगे, लेकिन पहले हम आपको एक लाइन यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। अब वो रिएक्शन या तो एक्सो हो या एंडो हो, डजेंट मैटर, इससे मतलब नहीं है। रिएक्शन एंडो होगी तब भी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तब भी टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो भी इंक्रीज कर जाता है और रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट K होगा वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो वही लाइन मैं यहाँ पर बोलने चल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन as well as
rate of reaction as well as rate constant both are increases, both are increases doesn't matter या do not matter या does not matter कर दो, does not matter गिवन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। दी गई जो रिएक्शन है गिवन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक आर या एक्सोथर्मिक, इनमें से कोई हो उससे फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शन एंडो है एक्सो है ऐसा कोई मतलब नहीं, एंडो हो या एक्सो हो, टेम्परेचर दिया आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज करेगा, रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि अभी पीछे आप पढ़े होंगे एक चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पे आप देखते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हुआ करता था वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, लेकिन मैं वहाँ पे अलग अलग बात बोलता था। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होता था तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो टेम्परेचर के इन्वर्स हुआ करता था। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा था, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने देखा होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट रहा था। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बट वहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिनका मैंने जिक्र किया था वानथॉप, उन्होंने एक बात बताई थी कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर पड़ता है, लेकिन पहले आप ये डिसाइड करिए कि जो रिएक्शन हमें दी गई है वो एक्सो है या एंडो है। टेम्परेचर का इफेक्ट एंडोथर्मिक पे अलग, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर का अलग प्रभाव दिख रहा था, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर का अलग प्रभाव दिख रहा था। एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ करता था तो क्या होता था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता था, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने देखा होगा कि टेम्परेचर बढ़ा रहे थे जब तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का घट रहा था। वो वहाँ की बात वहीं छोड़ दीजिए। अब आइए यहाँ एक नई बात आपके सामने रख रहा हूँ कि रिएक्शन का जो रेट है और रेट कांस्टेंट है ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। और भी एक लाइन लिखा कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन का रेट और रेट कांस्टेंट दोनों इंक्रीज करते हैं। डजंट मैटर, डज नॉट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता कि रिएक्शन एक्सो है या एंडो। रिएक्शन एक्सो हो या एंडो हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। ठीक, आइए अब हम एक बात यहाँ पे करना चाह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, जब एक अभिक्रिया किसी रिएक्शन का जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया कि एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट कि on increasing 10 degree Celsius temperature, on increasing 10 degree Celsius temperature, rate of reaction and rate constant increases 2 to 3 times, 2 to 3 times, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। कहने का मतलब यदि एक्सपेरिमेंट कर किसी रिएक्शन का किया गया तो पाया गया कि किसी रिएक्शन का टेम्परेचर जब हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, जैसे मान लो 50 है 60 कर दो, या किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 45 है आप 55 कर दो, माने 10 डिग्री रिएक्शन का टेम्परेचर जितना है उससे 10 डिग्री यदि बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन का रेट और रेट कांस्टेंट ये दोनों 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। अब बात आई कि सर बताओ 2 गुना बढ़ेगा कि 3 गुना बढ़ेगा कि 2.5 गुना बढ़ेगा? 2 से 3 गुना के बीच में बढ़ेगा, 2 to 3 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अब ऐसा यदि आपको डिस्कशन ये करना है कि यार जब रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो वह 2 टाइम इंक्रीज करेगा कि 3 टाइम इंक्रीज करेगा कि 2 और 3 के बीच में,
कोई नंबर है उस पर मतलब 2.5 गुना इंक्रीज करेगा, ऐसा कुछ पता करना है। तो इसके लिए फिर आपको रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट जानना पड़ेगा। करना ये क्या है तभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक टर्म आएगा बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक टर्म आएगा, जरा ध्यान देना, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू से रिप्रेजेंट कर दो या थीटा से, दोनों चल जाएगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? कहना टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ समझ लेना, टेम्परेचर कोफिशिएंट is the ratio of rate constant at two different temperature which are differ by 10 degrees Celsius, which are differ by 10 डिग्री सेल्सियस। इसका अर्थ क्या है समझना बेटा। टेम्परेचर कोफिशिएंट एक रेशियो है, रेट कांस्टेंट का रेशियो है, और वह रेट कांस्टेंट जिनके बीच टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री का हो। जैसे अर्थ समझो, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर विच आर डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है, चलो बेटा मैंने मान लिया, चलो यहाँ लिखा कि K1 या ऐसे लिख दो KT इज द रेट कांस्टेंट, KT इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 या T मान लो, एट टेम्परेचर T1 नहीं T मानो। माना कि T टेम्परेचर पर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट था वो KT था, ठीक है। अब टेम्परेचर T नहीं बल्कि 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो मान लो T टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट KT था, अब 10 डिग्री बढ़ा दो तो T+10 कर दो, T+10 कर दो तो 10 डिग्री बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ पर यहाँ देखो लिख रहा हूँ T+10, K टेम्परेचर, अब यहाँ T टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट है KT, और T+10 कर दो 10 डिग्री बढ़ा दिया। अब रेट कांस्टेंट है ये KT+10 इज रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T+10 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, पूरी बात को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट की मदद से ही हम ये बता पाएंगे कि रिएक्शन का टेम्परेचर जब हम 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का जो रेट है वो रेट कांस्टेंट है 2 to 3 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, 2 गुना से 3 गुना के बीच में वो इंक्रीज कर जाएगा। अब बात है कि 2 टाइम इंक्रीज करेगा कि 3 टाइम इंक्रीज करेगा कि 2.5 टाइम इंक्रीज करेगा, कितना टाइम इंक्रीज करेगा ये बताओ। तो उसके लिए फिर जरूरी है कि आप टेम्परेचर कोफिशिएंट पहले जाने रिएक्शन का क्या है। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है, तो मैं बताया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर विच आर डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस। 2 रेट कांस्टेंट का रेशियो है और उन दोनों रेट कांस्टेंट के जो टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए वो 10 डिग्री का होना चाहिए। तो चलो मैंने माना कि KT इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, KT+10 इज रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T+10 डिग्री सेल्सियस। अब यदि हमें म्यू निकालना, म्यू मतलब वही टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो मैंने अभी बताया था म्यू मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो, यहाँ रेशियो लिख दो KT+10 डिग्री सेल्सियस का जो रेट कांस्टेंट था ऊपर लिखो, और T टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट था नीचे लिख के रेशियो निकाल दो। तो यहाँ से जब हल करोगे तो यहाँ वैल्यू 2 to 3 के बीच में आएगी, या तो 2 आएगी या तो 3 आएगी, या तो 2 और 3 के बीच में कुछ वैल्यू आएगी, 2.5 आ जाए, 2.4 आ जाए, 2.8 आ जाए, कुछ आ जाए। 2 to 3 के बीच में ये रेशियो निकल के आएगा, या तो 2 या तो 3 या 2 और 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। चल, हमें नहीं कहा कि 2 आएगा और 3 आएगा, 2 और 3 के बीच में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उसके बीच में कुछ भी म्यू की वैल्यू हो सकती है। सुनो बेटा, यदि मैं एक यहाँ पे शर्त लगा रहा हूँ, यदि माना कि किसी रिएक्शन का यदि म्यू की वैल्यू माने टेम्परेचर कोफिशिएंट यदि 2 आ गया, तो फिर यहाँ पर एक बात याद रखना कि टेम्परेचर यदि हम 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करें, यदि टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस क्या कर दें इंक्रीज, तो फिर इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह पहले का डबल हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट बोथ
दोनों। रेट ऑफ रिएक्शन भी पहले जितना रहा होगा उसका डबल हो जाएगा और रेट कांस्टेंट भी जितना था उसका डबल हो जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज रेट कांस्टेंट ये डबल हो जाएंगे, ये जानकारी रख लो। हाँ, यदि मैं ऐसा करूँ, अभी दिखाऊंगा मैं आपको एक एक उदाहरण लेकर के। यदि रिएक्शन का म्यू मान लो 3 हो जाए, मैंने किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू निकाला और 3 आ गया, तो अब ऐसी स्थिति में यदि टेम्परेचर रिएक्शन का आप 10 डिग्री सेल्सियस यदि इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर रिएक्शन का जो रेट है और रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो 3 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। जितना पहले रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा उसका 3 गुना बढ़ जाएगा, रेट कांस्टेंट जितना पहले रहा होगा उसका 3 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेट एंड रेट कांस्टेंट ये इंक्रीज कर जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ट्रिपल मतलब 3 गुना हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो ये जानकारी भाई यहाँ से यदि अपडेट हो जाए तो आइए मैं आपके सामने 2 उदाहरण रख रहा हूँ। सपोज करो कि माना ये 2 एग्जाम्पल को ले 2 केस समझा देता हूँ। चलो देखो, मान लो एक केस फर्स्ट आ गया कि कोई एक रिएक्शन दिया, मान लो बेटा ए से बी बन रहा, इस रिएक्शन का म्यू या थीटा की वैल्यू मान लो 2 दिया है, ध्यान देना। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर कुछ आंकड़े मैं बना रहा हूँ, ध्यान देखना। जैसे मान लो इस रिएक्शन का टेम्परेचर जब 20 डिग्री सेल्सियस था, मान लो ये टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो उस समय इस रिएक्शन का जो रेट था, ध्यान देना, मैं यहाँ पर चार्ट बना रहा हूँ, गौर से समझना भाई। टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट ये सब बना रहा हूँ, ध्यान देना। टेम्परेचर जब 20 लिया तो उस समय रिएक्शन का रेट R था, मान लो R था, और रेट कांस्टेंट K था, मान लो इसी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, म्यू 2 है। जब इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस लिया तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन R था, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K था। अब मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया, 20 से बढ़ाकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 10 डिग्री इंक्रीज किया। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन पहले R था, अब हो जाएगा 2R हो जाएगा। रेट कांस्टेंट पहले K था, 20 डिग्री पर K था, 30 डिग्री पर 2K हो जाएगा। जस्ट डबल, देखो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, रेट कांस्टेंट भी जितना था पहले का डबल हो गया। क्यों? क्योंकि रिएक्शन का म्यू 2 है, ठीक, रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है। इधर म्यू, यहाँ म्यू क्या है, कहना टेम्परेचर कोफिशिएंट वही है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसके पावर क्या कर देना, n, म्यू के पावर n और आर आई कर दो। कहना ये आर आई सर क्या है, आर आई है इनिशियल रेट। इनिशियल रेट माने इस टेम्परेचर पर, बिगिनिंग में जो शुरू में टेम्परेचर दिया होगा कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन इतना था, तो वही इनिशियल रेट पहले क्या था। अब टेम्परेचर जब इतने से इतना बढ़ा दिया गया, अब रेट फाइनली क्या होगा ये बताना। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जरा बात कर लो बेटा, देखो क्या बात है, सुनो। तो आर एफ बराबर हो जाएगा म्यू के पावर n आर आई। अब यहाँ पे बेटा पूछा जाए कि आर एफ क्या है, तो कहना ये है रेट ऑफ रिएक्शन, फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो। आर एफ जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो बता रहा है फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन। फाइनल का मतलब यहाँ पर जैसे मान लो कहे कि एक अभिक्रिया है, उसका 20 डिग्री पर रेट ऑफ रिएक्शन इतना दिया हुआ था आर, अब बताइए हमने 540 डिग्री टेम्परेचर पर रेट बताओ, तो 540 डिग्री पर बताना। तो 540 डिग्री पर जो रेट आप निकालेंगे वही फाइनल रेट होगा। तो आर एफ जो होगा वही फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, ठीक है। और आर आई जो था वो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन था, प्रारंभिक अवस्था में उसका रेट क्या था रिएक्शन का, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, शुरू का जो टेम्परेचर था उस पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना था। अच्छा यहाँ एक टर्म देखो, यहाँ पर म्यू तो टेम्परेचर कोफिशिएंट हो, पता है तुम्हें। यहाँ एन क्या है, एन के बारे में जान लो। तो एन हम निकालते हैं हमेशा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपान 10 कर देना। टी फाइनल का मतलब फाइनल टेम्परेचर, टी आई मतलब इनिशियल टेम्परेचर, या ये भी कह सकते हो कि आर एफ क्या है, ये है फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, और आर आई क्या है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो शुरू में ए यही यहाँ भी लिख दिया टी एफ और टी आई, टी एफ फाइनल टेम्परेचर और टी आई क्या है, इनिशियल टेम्परेचर जो था। तो टी एफ माइनस टी आई करना, तो यहाँ बाई 10, तो यहाँ से एन आ जाएगा। तो यदि तुम्हें एन पता चल जाए और रिएक्शन का ये जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है ये भी पता होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू रख के पावर में एन कर देना, तो फाइनल रिएक्शन का रेट पता चल जाएगा। एक बार फिर से पूरी बात रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो यदि बंद हो गया तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। मैं एक केस बताना चाह रहा था बेटा, केस फर्स्ट ध्यान से सुनो।
यहाँ तक की शायद बात हो चुकी होगी, ये तो मैंने अभी बताया था कि हमें किसी एक्सपेरिमेंट किया गया किसी रिएक्शन का, तो ये पाया गया कि रिएक्शन का टेम्परेचर जब हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट हो या रेट कांस्टेंट हो वह पहले का डबल या ट्रिपल हो जाता है, 2 to 3 टाइम इंक्रीज कर जाता है। 2 to 3 टाइम वह क्या करता है, इंक्रीज। ठीक है बेटा, रिपीट कर रहा हूँ, बस आप एक बार सुन लीजिए, जल्दी से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। अब बात आई कि भाई जो म्यू की वैल्यू जो आएगी, यदि मान लो म्यू की वैल्यू यदि 2 आ जाए तो कहना फिर रिएक्शन का टेम्परेचर यदि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट जो भी रहा होगा वो अब डबल हो जाएगा। और यदि मान लो किसी रिएक्शन का म्यू 3 है तो टेम्परेचर यदि 10 डिग्री तुम बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट पहले का ट्रिपल हो जाएगा, पहले जितना था उसका 3 गुना बढ़ जाए। अच्छा, अब मैं 2 केस बताऊंगा। जैसे माना कि एक रिएक्शन है ए से बी बन रहा है, म्यू रिएक्शन का दिया है 2 दिया है, म्यू का मतलब समझ रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है। अब बात आई कि माना कि इस रिएक्शन का टेम्परेचर जो 20 था तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन आर था, रेट कांस्टेंट के था। टेम्परेचर देखो 10-10 डिग्री बढ़ाए, 20 से 30 किया, 10 डिग्री बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन जितना था उसका डबल हो गया। इधर आओ, टेम्परेचर 30 से 40 कर दिया, 10 डिग्री बढ़ाया तो 30 पर जितना रेट था उसका जस्ट डबल हो गया, तो 2R का डबल 4R हो जाएगा। अच्छा, 40 डिग्री पर रेट ऑफ रिएक्शन 4R था, अब कह रहा 50 डिग्री पर बताओ रेट क्या होगा, तो जितना पहले था उसी का डबल हो जाएगा। 50 डिग्री पर रेट 8R था, पता लो 10 डिग्री बढ़ा दिया, 60 डिग्री टेम्परेचर कर दिया तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। वही काम रेट कांस्टेंट के साथ भी होगा। ठीक है, आइए अब हमारे सामने एक बात आई कि अरे यार ये बताओ, हमें अब इतना सब चार्ट बनाना पड़ेगा, एक 10-10 डिग्री बढ़ा करके रेट देखना पड़ेगा। उससे अच्छा हम एक फाइनल फार्मूला बना ले रहे हैं कि जब कभी ऐसा आ जाए, मान लो ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस दे दिया कि भाई पहले रिएक्शन कर दिया कि 20 डिग्री पर रेट ऑफ रिएक्शन आर था, अब टेम्परेचर 20 से बढ़ा के 540 कर दिया, अब रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। कहना सर 540, 20 से बढ़ा के 540 कर दिया, अब बताओ 540 डिग्री सेल्सियस पर रेट क्या होगा। तब आप क्या करें, 20 डिग्री पर रेट ऑफ रिएक्शन आर दिया था, अब आप हर 10 डिग्री बढ़ा के देखें कि 30 पर डबल हो जाएगा 2R, तो 40 किया तो और डबल हो जाएगा, ऐसे करके या तो देखें, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसका एक फार्मूला मैं डायरेक्ट आपके सामने रख रहा हूँ कि RF बराबर होगा म्यू के पावर n RI। RF क्या है तो कहना ये फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन है, RI क्या है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अब यहाँ पर एक टर्म आया म्यू क्या है तो मैंने पहले बता दिया, म्यू है टेम्परेचर कोफिशिएंट। n क्या है, n लिखा हुआ है, n कभी भी निकालना हो तो T फाइनल माइनस T इनिशियल बाई 10 कर देना, n आ जाएगा। अब बात आई सर ये TF क्या है, TF का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर और TI का मतलब इनिशियल टेम्परेचर क्या था वो TI है, फाइनली टेम्परेचर कितना कर दिया गया वो TF है, TF माइनस TI बाई 10 कर देना तो वहाँ से n आएगा। और जो n आएगा म्यू की वैल्यू जो होगी रिएक्शन को यहाँ रख के n पावर में n कर देना और आपको पता चल जाएगा कि जो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इनिशियल रेट का कितना गुना बढ़ जाएगा, ये पता चल जाएगा। इसी प्रकार से अभी जैसे देखो उदाहरण यही आपके सामने ही उदाहरण है, जैसे सुनो, जैसे हम डायरेक्ट एक कह देते, ध्यान देना, जैसे मैं डायरेक्ट एक बात बोल देता कि ये रिएक्शन है, ध्यान दो, अब इसी फार्मूला का एप्लीकेशन करके देखो भाई, मैं कहता यही रिएक्शन है, उसका म्यू 2 है और हमने टेम्परेचर जब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो उस समय रिएक्शन का रेट R था। अब बताओ हमने सीधा 60 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये बताओ। अरे कहना यार 20 इनिशियल टेम्परेचर मान लो ये था, उस समय इनिशियल रेट ये था RI था, अब वो करा है फाइनली टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर वो क्या कर दिया भाई, फाइनल टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस पे करा है कि फाइनल रेट क्या होगा, RF बताओ क्या होगा, फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो आप सीधा सीधा लिखो कि RF बराबर हो जाएगा म्यू के पावर n RI कर देना। और सुनो भाई, अच्छा इस रिएक्शन का म्यू 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 2 रखो, n निकाल लो साइड में, तो n कैसे आएगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल बाई 10 करो। फाइनल टेम्परेचर क्या है बेटा 60, इनिशियल क्या था 20, तो 60 बाई 20 अब सॉरी 60 माइनस 20 बाई 10, तो 60 माइनस 20 करो कितना आया 40, 40 बाई 10 कर दो तो क्या आया 4, इसका तो n की वैल्यू 4 आ गई। बस n की वैल्यू यहाँ 4 रख देना और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन RI था, चलो भाई इनिशियल रेट RI था। चलिए आइए अब फाइनल रेट आपको पता चल जाए कि जो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अच्छा 2 के पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करो तो यहाँ पर सीधा 16 आ जाएगा, ये RI आ जाएगा। इसका मतलब जो फाइनल रेट रिएक्शन का है वह इनिशियल रेट का 16 टाइम इंक्रीज कर जाएगा।
यही सेम कहानी जो आपने रेट के साथ अप्लाई किया है, रेट कांस्टेंट के लिए भी बात है, तो यही लिख देना कि के एफ बराबर हो जाएगा 2 के म्यू के पावर n और के आई कर देना। अब के एफ फिर वही बात आई, के एफ क्या है, अब आप देख लो भाई के एफ क्या है, फाइनल रेट कांस्टेंट है, के आई क्या है, इनिशियल रेट कांस्टेंट क्या है, एन क्या है, वही है जो यहाँ पे हम जैसे एन निकालते थे वही एन यहाँ भी है, म्यू वही है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लेना कि जब किसी रिएक्शन का म्यू 2 हो तब आप ये लगा दें। अच्छा माना कि भाई एक केस और देख लो, केस नंबर हम नेक्स्ट सेकंड बता दे रहे हैं, जरा देखो। यदि माना कि कोई एक रिएक्शन दिया, ए से बी कोई रिएक्शन हो रहा है और इसका जो म्यू की वैल्यू या थीटा की वैल्यू 3 दी गई है, मान लो 3 दी गई है, तो कहना यार एक बात करो जरा आओ हम चार्ट एक बना के आपके सामने रख रहे हैं। जैसे माना कि टेम्परेचर रिएक्शन का जब 10 डिग्री सेल्सियस था तो उस समय रिएक्शन का रेट आर था और रेट कांस्टेंट की वैल्यू, रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट रहा वो के था। अब हमने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया, हमने 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो अब बताओ रिएक्शन का रेट पहले का 3 गुना होगा। क्यों? क्योंकि म्यू की वैल्यू 3 है। तो हमने कहा यदि म्यू 3 हो गया, इसका मतलब हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट पहले का ट्रिपल हो जाएगा। तो पहले आर था, अब 3R हो जाएगा। रेट कांस्टेंट पहले 10 डिग्री पर के था, अब 3K हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ो, अब 20 डिग्री सेल्सियस पर आंकड़ा पता चल गया, टेम्परेचर हमने 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 10 डिग्री और बढ़ा दिया। बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पहले का 3 गुना हो जाएगा, तो 3R का 3 गुना करो तो क्या होगा, 9R हो जाएगा। रेट कांस्टेंट 3K था 20 डिग्री पर, अब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा के 30 किया तो जस्ट इसका 3 गुना हो जाएगा, 9K हो जाएगा। और आगे बढ़ जाओ ऐसे ही। और हमने कहा अच्छा मान लो 30 डिग्री टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन 9R था, रेट कांस्टेंट 9K था, टेम्परेचर 10 डिग्री और बढ़ा दिया, 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया। बताओ 40 डिग्री कर दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो इसी का जस्ट 3 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 27R हो जाएगा। 9K है, 30 डिग्री पर 9K था रेट कांस्टेंट, अब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो जस्ट 3 गुना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यू 3 है, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 27K हो जाएगा। इस प्रकार से आप चार्ट बना लेंगे। अच्छा कहना यार ये बताओ डायरेक्ट ऐसे दे दे कि 10 डिग्री पर रेट ऑफ रिएक्शन आर था, 40 डिग्री पर रेट क्या होगा, तब आप तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ऐसे करें तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसका भी एक फार्मूला डायरेक्ट याद रखना कि RF मतलब फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो होगा म्यू के पावर n RI। इसका मतलब फाइनल जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बराबर होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट के पावर n इंटू RI। RI मतलब इनिशियल रेट, ठीक। म्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट, n क्या है, n वैसे ही निकालेंगे जैसे वहाँ निकालते थे कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर बाई 10, यहाँ भी 10 से ही डिवाइड करना, ठीक है। इससे n आ जाएगा, n जो आएगा वो यहाँ रख देना, हल कर देना, आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यही सवाल देख लो, इनिशियली इस रिएक्शन में टेम्परेचर 10 डिग्री दिया था, तो इनिशियल टेम्परेचर TI जो था वो 10 था, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन R था, ध्यान देना। अब वो करा है कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो करा 40 डिग्री यदि कर दिया जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस पर बताओ रेट क्या होगा। तो सीधा सीधा हमने तुरंत दिमाग लगा दिया कि अरे बताओ RF बराबर हो जाएगा म्यू के पावर n RI कर दो। अच्छा सुनो, म्यू यहाँ पे रिएक्शन का कितना है, 3 है। मैंने बात किया ना कि मैं जो रिएक्शन लिया हूँ इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 3 लेके चल रहा हूँ, ध्यान देना। तो चलो भाई एक काम करो बेटा, तो यहाँ पे 3 रखो। अच्छा पावर में n भी रखना, n कैसे आएगा, n निकाल लो, T फाइनल माइनस T इनिशियल बाई का 10 कर दो। अच्छा फाइनली टेम्परेचर 40 डिग्री पर हमें रेट बताना है, तो 40 डिग्री यहाँ रखो 40। अच्छा इनिशियल टेम्परेचर 10 था, कितना 10 बाई का 10 करो, तो यहाँ से n आ जाएगा 40 माइनस 10 बाई 10, तो ये 30 बाई 10 मतलब 3 आ जाएगा। कुल मिला के n की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा सुनो भाई, अब n की यहाँ 3 के पावर 3 करो, म्यू की वैल्यू तो 3 थी, n की वैल्यू भी बाई चांस 3 ही आ रहा, और 10 डिग्री पर जो रेट था वही है इनिशियल रेट R। तो यहाँ पे बताओ भाई कर दो हल, तो 3 के पावर 3 करोगे तो 27 ही तो आएगा, और यहाँ पे रेट, इसका मतलब जो फाइनल जो 40 डिग्री पर रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो इनिशियल रेट का 27 टाइम हो जाएगा। इसी प्रकार से रेट कांस्टेंट का भी बात हम करते हैं, तो यहीं पर एक फार्मूला मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, देख लेना कि यदि फाइनल रेट कांस्टेंट बताना है कि क्या होगा तो उसके लिए लिखना म्यू के पावर n और KI लिख देना। KI माने इनिशियल रेट कांस्टेंट, KF मतलब फाइनल रेट कांस्टेंट, और म्यू तो वही है जो यहाँ था। म्यू क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, n वही है जो यहाँ था। n कैसे निकालते हैं, ये तरीका है।
तो ये पूरी बात हमने आपके सामने रख दी। हाँ, कभी कभी ऐसा है कि म्यू 2 लिया 3 लिया तब तो ऐसे आएगा। मान लो कोई रिएक्शन का कहे म्यू जो है 2.5 है, अब रिएक्शन का टेम्परेचर अभी इतना था तो रेट इतना था, अब टेम्परेचर इतना कर दिया, अब रेट बताओ क्या होगा, जबकि म्यू 2.5 है। तो आप सीधा सीधा फिर फार्मूला ये लगा देना कि फाइनल रेट बराबर होगा 2.5 के पावर n कर देना। मतलब म्यू की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ रख देना। और मैंने कहा म्यू की वैल्यू 2 to 3 के बीच में कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, उसके बीच में कोई आंकड़ा दे दे। तो म्यू की जो वैल्यू होगी यहाँ रखना, इसलिए कॉमन फार्मूला मैं लिख रहा हूँ म्यू के पावर n RI लिखा। अब म्यू जो भी दिया होगा वो देख लो, ठीक है बेटा, ओके। चल, तो यहाँ तक की यदि बात हो जाए तो देख लेना, इस पर अभी क्वेश्चन मैं करा दूंगा। अब एक छोटा सा आर्टिकल और इस पे आगे हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान देना। इसी में अभी टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को एक साइंटिस्ट ने जो है बताया था। और उस साइंटिस्ट का जो नाम है वो है आर्हेनियस। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, जरा ध्यान से सुनना। अब हम एक नोट का पॉइंट यहाँ से आगे बढ़ के बात करेंगे बेटा, क्या कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इज गवर्न्ड बाय आर्हेनियस। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, टेम्परेचर को कुल मिला के हम जब चेंज करते हैं तो रिएक्शन का जो रेट है और रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है इस बात को इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था डिटेल, वही हम आपके सामने रखने चल रहे हैं। क्या भाई कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज रेट कांस्टेंट इज गवर्न्ड बाय आर्हेनियस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको एक साइंटिस्ट ने गवर्न किया था। नाम भी याद रखना उनका, ठीक है भाई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इज गवर्न्ड बाय आर्हेनियस। ये आर्हेनियस ने इसको एक्सप्लेन किया था। कैसे भाई सुनो, आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया था। आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया था, इनका इक्वेशन आपके दिमाग में याद रखना, इसको भी सवाल यहाँ से बन जाता है कि k इक्वल्स टू होता है a e पावर माइनस EA बाई RT। ध्यान देना, ये है k इक्वल्स टू a e पावर माइनस EA बाई RT। ये है आर्हेनियस का इक्वेशन है बेटा, इसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ये। और यहाँ पर कौन क्या है जरा ये जानकारी प्राप्त कर लो कि यहाँ पर k क्या है, तो कहना ये k है रेट कांस्टेंट, इसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पर a क्या है, तो कहना इसको हम आर्हेनियस पैरामीटर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। इसी को a को हम बोलते हैं आर्हेनियस पैरामीटर, आर्हेनियस पैरामीटर बोलते हैं, या फिर इसी को हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। एक कोई हम दूसरे नाम बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, या इसी को हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कह सकते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तीनों में से कोई भी नाम का जिक्र क्वेश्चन में किया जा सकता है। तो चलिए भाई, हमने क्या आगे बात बढ़ाई कि भाई रिएक्शन के जो रेट ऑफ रिएक्शन है और रेट कांस्टेंट है उस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, तो श्योर है। तो कैसे पड़ता है इसको एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था आर्हेनियस। उन्होंने एक इक्वेशन दिया कि k इक्वल्स टू a e पावर माइनस EA बाई RT, वेयर k क्या है, कहना वो रेट कांस्टेंट है, a क्या है आर्हेनियस पैरामीटर है या फ्रिक्वेंसी फैक्टर कहते हैं। यहाँ पर EA क्या है बेटा, तो कहना ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो बताया था कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच आर रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी के कैरेक्टर पर भी बात किया था, 6 से 7 कैरेक्टर बताया था कि किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती है, जीरो भी नहीं हो सकती है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन में इन्वर्स रिलेशन होता है। किसी भी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी हो तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है।
किसी रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। और हमने एक बात बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन में यदि कैटालिस्ट हम डाल दें पॉजिटिव या नेगेटिव तो उससे एक्टिवेशन एनर्जी कम या ज़्यादा हो जाती है। पॉजिटिव कैटालिस्ट डालते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है, निगेटिव कैटालिस्ट यदि रिएक्शन में डालते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ये सब बता चुका हूँ, याद रखना दिमाग में, यहाँ पर उसका रोल आएगा, यूज आएगा। चल ये के बाद बात आई भाई आर क्या है, तो कहना सबको मालूम है, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये है बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यहाँ पर टी क्या है, तो कहना वो है टेम्परेचर है जो कि केल्विन में हो, हमेशा लेना टेम्परेचर ऑलवेज यहाँ केल्विन में ही रखना। चल तो ये तो बात को याद रखना है इतना कि भाई के बराबर ए ई पावर माइनस ये बाई आर टी। अच्छा सुन, यहाँ पर नोट का कुछ पॉइंट है जो आपको मेमोरी में दिमाग में अपने रखना है। भाई क्या, पहली बात तो याद रखना कि यूनिट ऑफ, पहला पॉइंट नोट का बता रहा हूँ कि यूनिट ऑफ के एंड ए आर सेम, आर सेम, ये बात तो इतना चलो साइड में लिख दिया, आर सेम, ये सेम होते हैं। और कहना कि के की यूनिट वही होगी, मतलब कुल मिला के ए मतलब आरएनएस पैरामीटर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर की यूनिट वही होगी जो के की होगी। तो इसलिए मैंने एक लाइन लिख दिया, याद रखना कि के की यूनिट और ए की यूनिट सेम होती है। और एक बात और बताइए, के की यूनिट माने रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जो के की यूनिट है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इसका मतलब के और ए की दोनों की जो यूनिट है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। सॉरी गलत बोल गया, ऑर्डर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे नहीं भाई। ये अरे भाई हमने बताया था कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। डिफरेंट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होती है। तो इसका मतलब कि यूनिट ऑफ के एंड यूनिट ऑफ ए डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं दोनों। डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखो, ज़्यादा सही लैंग्वेज बन जाएगा। डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दूसरा नोट एक याद रखना है, क्या दूसरा नोट एक याद रखना, पॉइंट नंबर 2 कि ये और आर, ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी ये और आर माने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इनके यूनिट भी सेम होंगे। तो ये एंड आर यूनिट ऐसे लिखो, यूनिट ऑफ ये एंड आर विल बी सेम, यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर माने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विल सेम, ठीक, या इज सेम लिख लो, सेम होते हैं या सेम लेंगे, ठीक है। कैसे भाई सुनो, जैसे यहाँ पर आर ये की ये को माने एक्टिवेशन एनर्जी को जिस यूनिट में रखना, आर की वैल्यू उसी यूनिट में रखना। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी को तुम जूल में रख रहे हो तो आर की वैल्यू यहाँ जूल में ही रखना। यदि ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू किलो जूल में रख रहे हो तो आर की वैल्यू किलो जूल में रखना। यदि तुम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलोरी में रख रहे हो तो आर की वैल्यू कैलोरी में ही लेना। जब कभी न्यूमेरिकल लगाना तो ये बात ध्यान में रखना बेटा कि इन दोनों के यूनिट सेम होंगे, ये बात क्वेश्चन लगाते समय दिमाग में रखना है। तीसरे नंबर पे एक बात आती है कि जो के है, जो रेट कांस्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो कहना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू आरएनएस पैरामीटर। मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के विल इक्वल्स टू आरएनएस पैरामीटर, आरएनएस पैरामीटर के इक्वल होगी। आरएनएस पैरामीटर का मतलब हुआ वही ए। इसका मतलब ये कभी बात पूछा जाए कि भाई रेट कांस्टेंट के की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, तो कहना वो आरएनएस पैरामीटर ए के बराबर होगी। अच्छा अभी सुनो, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ पूरी बात। मैंने अभी बताया कि 3 बातें नोट में हमने लिखा है जो आपको दिमाग में रखना है न्यूमेरिकल जब भी लगाना, कि यूनिट ऑफ के और यूनिट ऑफ ए सेम होते हैं। कुल मिला के आरएनएस पैरामीटर की यूनिट मात्रक वही होगा जो रेट कांस्टेंट का मात्रक होगा, और के का जो मात्रक है वह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ए का जो यूनिट होगा वो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा।
तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो वहाँ ए की यूनिट अलग होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ए की यूनिट अलग होगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो वहाँ पे ए की यूनिट अलग होगी। क्यों? क्योंकि ए की यूनिट वही होगी जो के की होगी और के का यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इट मीन्स ए का यूनिट जो होगा वो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात, हमने पॉइंट नंबर 2 बताया कि यहाँ पर ई और आर की यूनिट हमेशा हम सेम लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट जिस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जिस यूनिट में रखना कि आर की वैल्यू भी उसी यूनिट में रखना, ठीक है। और एक तीसरे नंबर पे बात बताया कि जो रेट कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आरएनएस पैरामीटर के ही बराबर होगी। अच्छा, एक बात यहीं पे बाइफरकेट करके बता दे रहा हूँ, सवाल बना हुआ है कि जो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हो ए के बराबर हो जाए, ऐसा कब कब पॉसिबल है? तो कहना इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। यदि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ई जीरो हो जाए, ई की वैल्यू जीरो हो जाए। अरे कहना भाई अभी एक इक्वेशन पढ़ा था, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ कि K इज इक्वल टू होता है ए ई पावर माइनस ई बाई आर टी होता है। अच्छा, वो कह रहा है ई जीरो हो जाए, ध्यान देना, ई जीरो हो जाए तो देखो यहाँ जीरो कर दो, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो करोगे तो पूरा फैक्टर जीरो हो जाए। और जीरो का मतलब हो गया कि किसी के पावर में जीरो का मतलब हो गया कि यहाँ 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। और इस पूरे को हम बोल्ट्जमान फैक्टर कहते हैं। ध्यान देना, कहीं ऐसा लिखा हो ई के पावर माइनस ई बाई आर टी लिखा हो तो इस पूरे को हम बोल्ट्जमान फैक्टर कहते हैं। ये मैंने लिखा नहीं लेकिन दिमाग में रखना, ई के पावर माइनस ई बाई आर टी को ओवरऑल एज ए होल क्या है ये, तो कहना ये बोल्ट्जमान फैक्टर है। ध्यान से सुनो बेटा, तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यदि ई एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का जीरो कर दिया जाए तो जब जैसे ये जीरो करोगे पूरा पार्ट 1 जीरो हो जाएगा। ई के पावर जीरो का मतलब 1, तो ए 1 हो जाएगा इसका मतलब। और यहाँ जैसे ही पूरी वैल्यू 1 हुई तो के की वैल्यू फिर ए के बराबर हो जाएगी। एक पॉसिबिलिटी और है कि रेट कांस्टेंट जो है के की वैल्यू आरएनएस पैरामीटर ए के बराबर कब होती है। तो एक तो ये बताया कि जब रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाए। दूसरे नंबर के पॉइंट पर हम बात करें, यदि रिएक्शन का टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दिया जाए, टेम्परेचर टेंड्स टू इनफाइनाइट, टेम्परेचर रिएक्शन का बढ़ा के इनफाइनाइट कर दिया जाए तो बताओ यहाँ पे इनफाइनाइट कर दोगे, टेम्परेचर इनफाइनाइट करोगे तो इनफाइनाइट से जब डिवाइड करोगे यहाँ पर तो ओवरऑल यहाँ फिर वैल्यू जीरो आ जाएगी। और जीरो का मतलब हुआ ई के पावर जीरो और किसी के पावर जीरो का मतलब क्या हुआ 1। तो इसका मतलब फिर जैसे ही टेम्परेचर इनफाइनाइट यहाँ रखोगे और इस ई की वैल्यू में इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू जीरो आएगी। और किसी की संख्या के पावर में यदि जीरो है तो ओवरऑल ये पूरा 1 हो जाएगा। इट मीन्स ये पूरा जो सर्किल तुम्हें दिख रहा है बेटा, जिसको हम बोल्ट्जमान फैक्टर कहते हैं, पूरा 1 हो जाएगा। और जैसे ही ये पूरा बोल्ट्जमान फैक्टर 1 हो जाएगा के ए के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी के ए के बराबर हो जाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, ध्यान से सुनना, क्या कि के की वैल्यू ए आरएनएस पैरामीटर के बराबर हो जाए, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आरएनएस पैरामीटर के बराबर कब कब हो सकते हैं। कहना उसकी 2 पॉसिबिलिटी है जो सामने लिखा हुआ। पहला, यदि रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाए, जबकि होता नहीं है। तो ये जो दोनों बातें मैंने यहाँ लिखी है ना, मैथमेटिकली पॉसिबल हैं। के ए के बराबर हो जाए मैथमेटिकली पॉसिबल है, बट ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी तो जीरो होता ही नहीं, ये तो मैं कैरेक्टर में ही बता चुका हूँ। अच्छा, कह रहा है रिएक्शन का टेम्परेचर यदि इनफाइनाइट कर दिया जाए। अरे भाई, किसी रिएक्शन का टेम्परेचर आप इनफाइनाइट कर ही नहीं सकते। तो ये शर्त है दोनों, यदि ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो जाए तब ऐसा ऐसा हो जाए, और ऐसा ऐसा होता ही नहीं। क्यों? पहले ही बता चुका हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की कभी जीरो होती ही नहीं। किसी रिएक्शन का टेम्परेचर हम इनफाइनाइट कर ही नहीं सकते। इसका मतलब के ए के बराबर हो जाए ये मैथमेटिकली पॉसिबल है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये जानकारी रखना। चल, अब बात आगे बढ़ाते हैं भाई, कि अभी हमने जस्ट एक इक्वेशन जो पढ़ा कि आरएनएस का एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आया था, के इज इक्वल्स टू ए ई पावर माइनस ई बाई आर टी। और यहाँ से ध्यान यदि दिया जाए तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से हम निकालेंगे। यदि इन दोनों तरफ का एलन ले लें, टेकिंग एलन बोथ साइड, ध्यान देना, टेकिंग एलन बोथ साइड,
दोनों साइड का हम ln लेना चाह रहे हैं, जैसे लाग लेते हो इसे ln ले लो। तो दोनों साइड का जब ln लोगे बेटा तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा ln k इज इक्वल टू आएगा ln a, यहाँ देखना एक तरीके से m इंटू एन है, ध्यान दो। तो log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log m, log m के पावर n क्या होता है, तो n log m। उन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा रहा हूँ, ध्यान देना। तो ln k इज इक्वल टू होगा ln a प्लस ln e पावर माइनस e a बाई आर टी होता है। अच्छा सुनो, एक स्टेप और आगे बढ़ जाता हूँ कि ln k इज इक्वल टू हो गया ln a प्लस, सुनो इसको ले जाओ, मोबाइल उधर ले जाओ, इसको बंद करो। ln e के पावर इतना जो, तो ये पूरी वैल्यू इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा इधर कितना आएगा, माइनस ई ए बाई आर टी और ln e। अच्छा ln e आ गया बेटा। अच्छा ln का बेस कुछ न कहे तो e ही लेना, और बेस और फंक्शन यदि सेम है तो ये पूरा वैल्यू ओवरऑल 1 हो जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, ध्यान देना। ln के बेस में कुछ न लिखा तो e कंसीडर कर लेना, जैसे लाख के बेस में कुछ न लिखा होता तो हम कहते हैं 10 कंसीडर कर लो, उसी प्रकार से। तो एक तरीके से ln e 1 हो जाएगा, ध्यान देना। तो अच्छा यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बनेगा, ln k इक्वल टू होगा ln a माइनस ई ए बाई आर टी। एक इक्वेशन आ गया, ये आर्हेनियस का इक्वेशन ln के टर्म। अच्छा यदि ln के टर्म में पता हो गया तो इसको लाग के टर्म में भी बदल सकते हो। देखो जहाँ जहाँ ln है उसको लाग में बदलो। तो देखो ln k को लाग में बदलो बेटा, तो हम कभी भी ln को लाग में बदलते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ और यहाँ बदलाव होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2.303 log k इज इक्वल टू, यहाँ पे ln को लाग में बदलो तो 2.303 log a माइनस, यहाँ तो कोई ln है नहीं तो डायरेक्ट लिख दो, माइनस ई ए बाई आर टी लिख दिया। अब एक काम करो बेटा, इस पूरे इक्वेशन में लेफ्ट से राइट पूरा यहाँ वहाँ देखना, यहाँ से वहाँ पूरा इक्वेशन में 2.303 से डिवाइड कर दो। तो अब इक्वेशन डिवाइडेड बाई 2.303, अब इक्वेशन जो ये ऊपर इक्वेशन अभी दिख रहा है, डिवाइडेड बाई 2.303 से डिवाइड कर दो भाई, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ जैसे ही डिवाइड करोगे 2.303 से तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, log k इज इक्वल्स टू। अच्छा यहाँ भी जब डिवाइड करोगे 2.303 से तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा log a माइनस, यहाँ डिवाइड करोगे तो वो तो रहेगा ये अपान 2.303 आर टी, ये इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन आपको मिला ये भी आर्हेनियस का इक्वेशन है, ये log के टर्म है, और ये भी आर्हेनियस का इक्वेशन है। इसके ऊपर जो मैंने लिखा था यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये भी आर्हेनियस का इक्वेशन है, ln के टर्म है। इसके ऊपर एक इक्वेशन मैंने लिखा था शुरू में, ये भी आर्हेनियस का इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन आपके सामने रख दिया मैंने, 4 इक्वेशन बताना, एक तो एक्सपोनेंशियल बता दिया, ln के टर्म में बता दिया, log के टर्म में बता दिया। अभी मैं आर्हेनियस इक्वेशन बताऊंगा 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर, फिर मैं फाइनली आर्हेनियस का डिफरेंशियल इक्वेशन भी बताऊंगा। इतना यदि इक्वेशन जो याद रखना, कभी कभी सवाल में आपको कहीं न कहीं इक्वेशन दिया हो तो वहाँ पहचानने के लिए आ जाएगा कि आर्हेनियस का कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, तो इतना पहचान लेना। सुनो बेटा, आइए भाई, यहाँ पर बात तो हमारी शुरू यही हुई थी कि किसी भी रिएक्शन का जो के रेट पर या रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने इक्वेशन तो बना दिया, अभी इक्वेशन की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ से तुम डिक्टेट कर लेना, वहाँ से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का जो रेट है या रेट कांस्टेंट है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो समझ में आ जाएगा। आइए मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ बेटा, यहाँ सुनना, एक नहीं बल्कि 2 ग्राफ बनाऊंगा। एक तो मैं ग्राफ बनाऊंगा ग्राफ बिटवीन, ड्रा द ग्राफ बिटवीन ln k वर्सेस 1/t। ln k मतलब वही रेट कांस्टेंट, और 1/t में हमें ग्राफ बनाना है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा है कि हम जानते हैं कि ln k इज इक्वल टू होता है ln a माइनस ई ए बाई आर टी होता है, ध्यान देना बेटा, ये होता है। और ये इक्वेशन को ध्यान से यदि देखो तो ये अभी हमने डेराइव करके निकाला था, और ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स टाइप का इक्वेशन है। और इसको देखते हुए यदि हम यहाँ से ग्राफ ड्रॉन करें तो देखो जो ग्राफ हमारा बनेगा बेटा वो ये बन रहा है, एक्स एक्सिस है
और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आप रखना 1/t और वाई एक्सिस पर रख देना ln k। सुन, तो चलिए भाई, हमने यहाँ पर जो बात किया कि ln k और 1/t में हमें ग्राफ बनाना था। अच्छा, इंटरसेप्ट यहाँ c है, इंटरसेप्ट है और पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो ओरिजिन से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। चलो यहाँ तक गए, मान लो ये है आपका ln a, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है ln a। अच्छा बेटा, एक बात ध्यान देना, तो यहाँ पर जो m है वो स्लोप है और स्लोप की वैल्यू अंदर जाके देखो तो यही पूरा स्लोप है, ये बाई आर, ये स्लोप है और स्लोप निगेटिव है। और आपको पता है यदि स्लोप जब निगेटिव होता है तो ग्राफ तो खैर यहाँ से निकलेगा, हमारा ओरिजिन ग्राफ की यहाँ से होगी। स्लोप यदि निगेटिव, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा और 180 से कम, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर इसको पीछे एक्सटेंड भी कर सकते हो, ये बन जाएगा। ये पूरा हमारा देखा जाए तो स्लोप है और स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी माइनस ए बाई आर। तो कई बार ये सवाल आया है कि ln k और 1/t में यदि हम ग्राफ ड्रॉन करें तो स्लोप लाइन की वैल्यू क्या होगी, तो कहना माइनस ए बाई आर होगी। ठीक है, दूसरी बात, आओ इधर जरा देखो। अब एक हम ग्राफ और बता दे रहे हैं, यहां से देखना जरा सा कि ग्राफ बिटवीन, ध्यान देना, ग्राफ हम एक बनाएंगे यहां पे कि ग्राफ बिटवीन log k वर्सेस 1/t। इनमें यदि ग्राफ ड्रॉन करना हो log k 1/t में, फिर कहना यार एक इक्वेशन अभी अभी पढ़ा है कि log के टर्म में जब आर्हेनियस का इक्वेशन बताया था तो log k इक्वल्स टू आया था log a माइनस EA बाई 2.303 RT। t को ऐसे लिख दो 1/t, चलेगा। और ये जो इक्वेशन अभी हमें प्राप्त हुआ है, ये इक्वेशन भी यदि ध्यान से देखें तो ये y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स टाइप का इक्वेशन है। c माइनस एम एक्स लिख दो, चल जाएगा। कुल मिला के तुम यही लिख दो, यहाँ से अंदर से देखना स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यहाँ से फील करना। सुनो भाई, तो चलिए हम ग्राफ बना के दिखाएं। तो यहाँ से देखो ग्राफ ड्रॉन करो, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पर हमें रखना है log k और एक्स एक्सिस पर हम रख दें 1/t और इंटरसेप्ट यहाँ पे c जिसकी वैल्यू है log a, ये देखना log a। स्लोप अगेन यहाँ देखो अंदर जाके तो स्लोप निगेटिव है और निगेटिव स्लोप है, ग्राफ तो यहाँ से निकले, हमारा ओरिजिनेट ग्राफ का ओरिजिन यहाँ से होगा और यहाँ से स्लोप की वैल्यू देखा जाए निगेटिव का मतलब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा 180 से कम। देखो 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 ऐसे चलना, तो यहाँ से चलो देखो ये थीटा यहाँ गए 90 से ज़्यादा, माने ग्राफ कुछ इस कोऑर्डिनेट में हमारा बनेगा। इसको एक्सटेंड कर दो तो ये स्लोप लाइन की जो वैल्यू होगी और स्लोप लाइन जो हमारा ये स्लोप है इसकी वैल्यू होगी क्या, ये होगी माइनस EA बाई 2.303 R। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप लाइन, यही स्लोप लाइन की वैल्यू है। ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन बना लो यार, इसको सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, इसकी वैल्यू होगी माइनस EA/2.303 R। तो कहने का मतलब है दोनों बातें पूछी गई हैं। कभी कहे कि आर्हेनियस की बात की जाए, कहे ln k 1/t में ग्राफ बनाया जाए, स्लोप लाइन की वैल्यू बताओ तो माइनस EA/R। आर्हेनियस की ही बात करके कहे कि नहीं हमें log k 1/t में ग्राफ बनाइए, बताइए स्लोप लाइन की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस EA/2.303 R होगी। कह रहा सर इन ग्राफ जो दोनों आपने बनाए इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम इस ग्राफ को पढ़ते हैं, तो कहना इन दोनों ग्राफ की मदद से हम किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जानकारी में रखते हुए आगे बढ़ के एक बात कर रहा हूँ। नोट का पॉइंट है कि इन दोनों ग्राफ की मदद से हम किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब फ्रॉम द हेल्प ऑफ अबव ग्राफ, फ्रॉम द एप्लीकेशन बता रहा हूँ इन ग्राफ का, तो कहना फ्रॉम द हेल्प ऑफ अबव ग्राफ, हेल्प ऑफ अबव ग्राफ we can calculate the activation energy of the reaction. We can calculate activation energy of the reaction. रिएक्शन की हम एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इन ग्राफ की मदद से। कैसे करेंगे ये बात मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी पर कि कैसे हम ग्राफ की मदद से किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, ये डिस्कस करूंगा।
ठीक है बेटा। अभी पहले आप देख लो कि मैंने बातें कितनी आज की हैं, टेम्परेचर पर ही पूरा डिस्कशन कर रहे थे। शुरू ही मैंने यहाँ से किया था, 1 मिनट लगेगा, जल्दी से इसको रिवाइज कर लें, देख लीजिए। पहले ये बात यहाँ से उठाया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। मैंने बताया कि किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी, रेट कांस्टेंट दोनों बढ़ते हैं। रिएक्शन चाहे इंडो हो चाहे एक्सो। हम एक्सपेरिमेंट एक किया गया, उसमें पाया गया कि टेम्परेचर जब 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का जो रेट है या रेट कांस्टेंट है वो 2 to 3 टाइम इंक्रीज कर जाता है। या तो 2 गुना बढ़ेगा, या तो 3 गुना बढ़ेगा, या 2 गुना 3 गुना के बीच में बढ़ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद बात आई कि कितना टाइम इंक्रीज करेगा, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैंने कहा फिर एक टेम्परेचर कोफिशिएंट टर्म आया म्यू। वो निकलता कैसे, तो कहने का मतलब म्यू क्या है, तो कहना म्यू इज़ द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। हाँ, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री का ही होना चाहिए। जैसे देखो ये टी टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट है, T+10 टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट है, इनका रेशियो निकालो तो जो म्यू आएगा 2 से 3 के बीच में आएगा। 2 आएगा या 3 या उसके बीच में कुछ आएगा। हमने एक बात बताया कि यदि मान लो रिएक्शन का म्यू 2 है, टेम्परेचर 10 डिग्री, तुम रिएक्शन का बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट और रेट कांस्टेंट जितना पहले था उसका डबल हो जाएगा। माना कि रिएक्शन का म्यू जो है 3 है, तो ऐसे रिएक्शन का टेम्परेचर यदि तुम 10 डिग्री बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ये जितना पहले रहा होगा उसका 3 गुना बढ़ जाएगा। 2 उदाहरण ये बताया था। ठीक है, पूरा आंकड़ा एक दे के समझाया था। और ये फाइनल फार्मूला भी याद रखना, यदि कि कभी भी फाइनल रेट निकालना हो कि इस टेम्परेचर पर रिएक्शन का रेट बताओ क्या होगा, जबकि इतने टेम्परेचर पे इतना था, ऐसे करके सवाल देगा। तो RF बराबर होगा म्यू के पावर n RI। RF क्या है, फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन है, म्यू है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, n निकालने का तरीका बताया था, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर बाई 10। RI क्या है, कहना इनिशियल रेट है, इनिशियल टेम्परेचर जो था उस समय रेट क्या था वही RI है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे तुम रेट की बात करते हो, इसे रेट कांस्टेंट की बात भी ऐसे ही करते हैं कि KF बराबर म्यू के पावर n KI। ठीक है बेटा। अब आगे एक दूसरा केस बताया था कि मान लो म्यू 3 है तब, म्यू 2 है तब, ये दोनों एग्जाम्पल आपके सामने रखा। ठीक, अब इसके बाद अभी मैं एक बात किया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इज गवर्न्ड बाय आर्रेनियस। आर्रेनियस ने इसको गवर्न किया था, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था K इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ए बाई आर टी। वहाँ K क्या है, ए क्या है, ये क्या है, R क्या है, T क्या है, सब बताया। और ओवरऑल एक लाइन तुम जानकारी में रखना, ये पूरा पार्ट क्या है, तो इसको हम बोल्ट्जमान फैक्टर कहते हैं, इसको हम बोल्ट्जमान फैक्टर कहते हैं, ये जानकारी रखना। अब हमने यहाँ पे 3 नोट्स भी आपके सामने रखा था, क्या कि ए की यूनिट वही होगी, आरएनएस पैरामीटर की यूनिट वही होगी जो के की होगी, और के की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ए की जो यूनिट होगी ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब अलग अलग ऑर्डर के लिए के का यूनिट अलग अलग आएगा, ध्यान देना। उसके बाद एक बात बोला कि यहाँ पर जो ए का यूनिट जो यहाँ पे रखोगे, आर की हमेशा वही यूनिट लेना, तो ए और आर की यूनिट हमेशा सेम ही लेना। यदि इसको कैलोरी में ले रहे हो तो आर की वैल्यू भी कैलोरी में ही रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। अब एक बात पता है कि भाई जो रेट कांस्टेंट के है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो कहना के की मैक्सिमम वैल्यू आरएनएस पैरामीटर ए के बराबर होती है। और के ए के बराबर कब कब हो सकता है, तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी बताया। यदि रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए तब के ए के बराबर हो जाएगा, या करना यदि रिएक्शन का टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाए तब के ए के बराबर हो जाएगा। ये दोनों की दोनों बातें पॉसिबल नहीं है। किसी रिएक्शन का टेम्परेचर हम इनफाइनाइट भी नहीं कर सकते, किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 0 भी नहीं होता है। इसका मतलब ये जो के ए के बराबर मैं बोल रहा हूँ ये मैथमेटिकली पॉसिबल है कि के ए के बराबर हो जाए, बट यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैं आगे बढ़ गया, मैंने इसी इक्वेशन को उठाया था आरएनएस का, और इसी को मैंने दोनों तरफ का एलन लिया। एलन लेने के बाद एक इक्वेशन बनाया, तो ये आरएनएस का इक्वेशन आया, एलन के टर्म में आया। फिर हमने कहा कि जहाँ जहाँ एलन था लॉग में बदल दिया, तो ये देखो आरएनएस का इक्वेशन आ गया लॉग के टर्म में। और इन दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने 2 ग्राफ ड्रान किया, और ये ग्राफ आपके सामने बने हैं बेटा। एक ग्राफ तो बना है एलन के वर्सेस 1/t में, जबकि स्लोप लाइन की वैल्यू पूछा जाए तो माइनस ए बाई आर आया है। एक ग्राफ बनाया लॉग के 1/t के बीच में, स्लोप लाइन की वैल्यू जो आई हो माइनस ए बाई 2.303 आ रहा है। ये दोनों सवाल, ये ग्राफ स्लोप लाइन की वैल्यू पूछी गई है, तो ये बात को जरूर दिमाग में रखना। हाँ, एक बात जरूर मैंने बताया कि इन दोनों ग्राफ को जो मैंने बनाया इनका एप्लीकेशन क्या है, बुकलेट में नहीं बने। ये ग्राफ आप बना लेना, दोनों ग्राफ बुकलेट में मैंने बनाया नहीं है, ये आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, या बुकलेट में कहीं जगह वहाँ बना लो। उसके बाद मैंने क्या बोला कि भाई इन दोनों ग्राफ का एप्लीकेशन क्या है, तो कहना कि इन दोनों ग्राफ की मदद से हम किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे नेक्स्ट टर्न पे बात करूंगा। अभी 2 इक्वेशन बताना बाकी है कि आरएनएस का एक इक्वेशन में बताऊंगा, 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर आरएनएस का इक्वेशन क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा,
तब जाके पूरा पोर्शन फिनिश होगा। तो टाइम हो चुका है, इसलिए आज मैं इतनी ही बात कर रहा हूँ। कल सुबह मॉर्निंग में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। ये पहली बात, तो ये सब थोड़ा बहुत बताएंगे, जो बचा हुआ पोर्शन है उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको हल कराएंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। एक सेकंड हटा दिया। हाँ, कोई दिक्कत हो तो जल्दी से हमें ज़रा मैसेज करो। कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आई क्लास में? किसी प्रकार से कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई बेटा? चलो मैसेज करें बच्चों। चलो बेटा, ओके, थैंक यू, थैंक यू।